नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का अध्ययन कर रहे हैं। पीछे की कक्षाओं का वाचन हो चुका है। आगे आज हमें आधुनिक काल से वाचन करना है, जो कुछ इस प्रकार है। आधुनिक काल, जिसकी विशिष्टता को परिलक्षित करके आचार्य शुक्ल ने उसे ठीक ही गद्य काल नाम दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा परिवर्तित माना जाता है। ये देखिए किनके कहाँ उन्होंने माना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये परिवर्तित माना जाता है। भारतेंदु का कृतित्व, जैसा पहले संकेत किया जा चुका है, संक्रांतिकालीन चेतना का रूप है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या मानते हैं कि भारतेंदु का जो कृतित्व है वह संक्रांतिकालीन चेतना का रूप है। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। कविता में भारतेंदु जी के संस्कार हैं और गद्य में विचार हैं। एक के लिए ब्रज भाषा को वे पकड़े हुए हैं और दूसरे के लिए खड़ी बोली को अपनाते हैं। फिर भारतेंदु के बाद तो खड़ी बोली ही हिंदी क्षेत्र की व्यापक काव्य भाषा बनती है और इसमें रचना करने वाले हिंदी प्रदेश के विविध जनपदों और बोली क्षेत्रों से संबंध रहे हैं। भोजपुरी से प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल यानी आधुनिक काल के सबसे बड़े कवि, नाटककार, उपन्यासकार और आलोचक, यानी कि नाटककार प्रसाद जी, उपन्यासकार प्रेमचंद जी और शुक्ल आलोचक। अवधि में निराला और भगवती चरण वर्मा, बुंदेली में मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा और रामकुमार वर्मा, हिमाचली में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पहाड़ी में सुमित्रा नंदन पद और ईला चंद्र जोशी, ब्रज भाषा में महादेवी वर्मा। इन सभी आधार बोलियों का वैविध्य आधुनिक हिंदी काव्य भाषा में रचा गया है। भाषा विज्ञान में जिन्हें बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या पहाड़ी का कहा गया है, इन बोली रूपों और जातीय क्षेत्रों की सर्जनात्मक निष्पत्ति ही हिंदी भाषा और साहित्य है। आज परिनिष्ठित या मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। देखिए, आज परिनिष्ठित और या मानक हिंदी, यानी कि जो अभी मान्य हिंदी है, उसका आधार कौन सा है? खड़ी बोली है। बड़े लेखकों में जिस क्षेत्र के अकेले प्रतिनिधित्व बड़े लेखकों में जिस क्षेत्र के अकेले प्रतिनिधित्व जैनेन्द्र हैं। और इस विडंबना का दूसरा पक्ष यह है कि इस वर्ग में पूरब के साकिनों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। पूरब के साकिनों का, जिसके साथ जबान खराब जाएगी, इस डर से दिल्ली के शायर मीर तो शायद बात करना भी पसंद न करते। इस प्रकार यहाँ ये कहना चाहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कि दिल्ली के जो प्रसिद्ध शायर थे मीर, वो खड़ी बोली में बात करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर मैं खड़ी बोली बोलूँगा तो मेरी जबान खराब हो जाएगी। इस प्रकार हिंदी मध्य देशीय और कहा जाए तो भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा संस्कृति का वास्तविक प्रतिनिधि है। यह रोचक तथ्य है कि समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्व जिन दो कवियों ने किया, देखिए, समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्व जिन दो कवियों ने किया है, यानी अज्ञेय और मुक्तिबोध, तकनीकी ढंग से उनकी मातृभाषा क्रमशः पंजाबी और मराठी कही जाएगी। अज्ञेय की भाषा पंजाबी और मुक्तिबोध की भाषा मराठी कही जाएगी। मनुष्य की अवधारणा के रूप हिंदी साहित्य के इतिहास में कई बार बदले हैं और इसी का साथ परम तत्वों को लेकर उसके रिश्ते भी। आदिकाल के प्रसंग में हमने परिलक्षित किया था कि यहाँ मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त रूप में वर्णन हुआ है, जबकि भक्ति काल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य के रूप में हुआ है। आगे फिर रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण हुआ है। फिर से पुनः आप लोग ध्यान से सुनिए कि भक्ति काल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य के रूप में हुआ है। यहाँ देखिए कि आदि काल के प्रसंग में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का मानना है कि यहाँ मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त रूप में वर्णन हुआ है, यानी कि मनुष्य जो है ईश्वर की महिमा कर सकता है, ऐसे रूप में उनका वर्णन हुआ है। और भक्ति काल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य के रूप में हुआ है, यानी ईश्वर जो है मनुष्य रूप में आया है, जैसे कि रामकृष्ण आदि को हम जान सकते हैं। फिर आगे रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का, यानी ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण होता है। आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र बनता है और ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकृत होती है। साहित्य या की कलाओं में उसका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह जाता है। इसी का परिणाम यह देखा जा सकता है कि प्रेम और भक्ति, लौकिक और अलौकिक संबंध, जो अभी तक या तो अलग अलग अनुभव थे या कभी कभी एक दूसरे का संस्पर्श करते थे, अब उनका अंतर आधुनिक काल में आकर विलीन हो गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि, यह देखिए एक रचना है रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि में, जब उनके
उसके नीरव पदचाप का उल्लेख होता है। जो आता है बराबर आता है। तो यह पदचाप प्रेमी और परम तत्व दोनों की है। कई बरस बाद प्रसाद जब अपनी पहली महत्वपूर्ण काव्य कृति झरना का समर्पण लिखते हैं। देखिए झरना के समर्पण से ये पंक्तियां दी हुई है। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जलबिंदु कहाँ निधिर क्षीर, हमारा कहो ना अब क्या रहा, तुम्हारा सब कब का हो रहा, तुम्हें अर्पण और वस्तुत्व दिए, छीन ममत्व मदिए। यहाँ तो यहाँ भी समर्पण का पात्र प्रेमास्पद और परम तत्व दोनों हैं। काव्य के स्तर पर यह समझा सकना आसान है कि प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य एक ही है, अहं का बलिदान। यानी कि प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अहं का बलिदान। यदि हम प्रेम करते हैं तो भी हम अहं का बलिदान करेंगे, तभी वो सार्थक होगा, और या तो फिर हम भक्ति करते हैं तो भी हम अहं का बलिदान करेंगे, तभी वह सार्थक होगा। और प्रसिद्ध आधुनिक कवि तथा समीक्षक एलियट के साक्ष्य पर तो कहा जा सकता है कि कविता भी अपने में अहंग भाव से निष्कृति है। यूँ प्रेम और भक्ति की, यह देखिए जो पाश्चात्य विचारक है एलियट, उनके लिए ये कह रहे हैं कि एलियट की अगर माने तो उनके हिसाब से प्रेम और भक्ति के साथ साथ कविता में भी अहंग का भाव होना आवश्यक है। यो प्रेम और भक्ति की समानांतर प्रक्रिया कविता या कला में द्रष्टव्य है, जो मूलतः ऐहिक है। मनुष्य की बुनियादी अवधारणा में यह परिवर्तन कैसे होता है, इसे समझने के लिए आधुनिक युगीन मानसिकता का व्यापक परीक्षण आवश्यक होगा। इस मानसिकता को सामान्य रूप से पुनर्जागरण या नवजागरण कहकर इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में पुकारा गया है। पुनरुत्थान शब्द में एक अतीतोन्मुखता झलकती है, अतः इसका प्रयोग वहाँ वांछनीय नहीं। पुनर्जागरण एक ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो बहुत से देशों के इतिहास में घटित होती रही है। इनके कालखंड और निमित्त अलग अलग रहे हैं। संक्षेप में पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो आपके पांडे की भी पुस्तक में दिया गया है कि ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। इस टकराहट के विशिष्ट उदाहरण के रूप में यूरोपीय पुनर्जागरण का उल्लेख होता है, जिसकी तिथि एक दुर्घटना के संयोग से जुड़ी है। यहाँ है 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल नगर के पतन के बाद वहां एकत्र ईसाई चिंतकों और कलाकारों ने भागकर इटली तथा आसपास के क्षेत्रों में शरण ले ली थी। इस नए संपर्क के फलस्वरूप ज्ञान विज्ञान तथा कलाओं का यूरोप में अनेक मुख्य प्रसार हुआ। अमेरिका में सांस्कृतिक टकराहट का परिणाम 19वीं सदी में देखने को मिलता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, अमेरिका की बात हो रही है कि सांस्कृतिक टकराव का परिणाम 19वीं सदी में देखने को मिलता है, जहाँ सारे यूरोप की अध्यवसायी आजीविका के लिए एकत्र हुए थे। फिर बाद में हिटलर के भय से बड़े बड़े यहूदी वैज्ञानिकों और कलाकारों ने इस नए देश में आश्रय लिया। भारत के संदर्भ में पुनर्जागरण 19वीं सदी में आरंभ माना जाता है। नई यूरोपीय वैज्ञानिक संस्कृति और पुरानी भारतीय धार्मिक संस्कृति की टकराहट के फलस्वरूप यहाँ एक संगत प्रश्न यह उठता है कि मध्यकाल में इस्लाम के आगमन के समय जब उसका तत्कालीन भारतीय या कि हिंदू संस्कृति के संपर्क हुआ, तब पुनर्जागरण क्यों नहीं माना जाता। इस जिज्ञासा के संदर्भ में कहना होगा कि इस्लाम के आगमन पर इस देश में सैनिक टकराहट तो भरपूर हुई, पर सांस्कृतिक टकराहट का कोई गहरा रूप देखने को नहीं मिलता है। यहाँ देखिए कि जब उनका मानना था कि जब भारतीय हिंदू संस्कृति से संपर्क हो तब पुनर्जागरण क्यों नहीं मानते हैं। जब इस्लाम और हिंदू संस्कृति जब मिली, भक्ति काल की बात कर रहे हैं, तब हम उसको पुनर्जागरण क्यों नहीं मान सकते हैं। फिर उसी का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि जब हमारे इस्लाम भारत आए तब देश में सैनिकों का टकराहट भरपूर हुआ, लेकिन सांस्कृतिक टकराहट नहीं हुए। जो इस्लाम थे वो अपने इस्लाम को अलग रखते थे और हिंदू को अलग रखते थे, हिंदुत्व को। इस कारण से सांस्कृतिक टकराहट नहीं हुआ, सांप्रदायिक हो गया। वो अपनी संस्कृति को आपस में मिलाते नहीं थे, सब अपना अपना खुद मानते थे। तो इसी को ये बोलते हैं, उसी का उदाहरण देके बोलते हैं कि सांस्कृतिक टकराहट का कोई गहरा रूप देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों अपने अपने ढंग की रूढ़ियों में बंधी धर्म प्रधान संस्कृतियाँ थीं। इसलिए हिंदू और इस्लामी जीवन के संपर्क से संगीत और स्थापत्य जैसी कलाओं में कुछ नए प्रयोग जरूर हुए, पर जीवन पद्धति की बुनियादी स्वरूप यथावत रहा।
पुनर्जागरण का एक चिन्ह यदि दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है तो दूसरा चिन्ह यह भी कहा जाएगा कि वह मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज है और उसका परिष्कार करना चाहता है। यद्यपि नए राष्ट्रों में पुनर्जागरण का स्वरूप इससे कुछ भिन्न देखा जा सकता है। रूस जैसे बड़े और इस सदी में पुनर्गठित देश में आधुनिक विकास का क्रम योजनाबद्ध रूप में चलाया गया है। अमेरिका में इस प्रकार की सजग योजना व्यवहारिक रूप में भले न रही हो, पर वहाँ के मनीषियों की दृष्टि भी कुछ ऐसी ही प्राथमिकताओं के क्रम में बंध कर चली है। दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने सन 1780 ईस्वी में पेरिस के अध्ययन काल में वहां से एक पत्र स्वदेश को लिखा, जिसमें अपने विचारों को इस प्रकार सूत्रबद्ध किया है। मुझे राजनीति और विग्रह का अध्ययन करना है, जिससे मेरे बेटों को गणित और दर्शन पढ़ने की सुविधा हो सके। यहाँ देखिए कि वो राजनीति और विग्रह का अध्ययन क्यों करना चाहते थे, ताकि उनके बेटे गणित और दर्शन पढ़ने में सुविधा हो, उनको आसानी हो। मेरे बेटों को पढ़ना चाहिए गणित और दर्शन, भूगोल, प्राकृतिक इतिहास, नौस्थापत्य, संतरण, वाणिज्य और कृषि, जिससे फिर उनके पुत्रों को अधिकार मिले कि वे चित्रकला, कविता, संगीत, स्थापत्य, मूर्तिकला, पट निर्माण और चीनी साजी सीख सके। इसके विपरीत भारत की दृष्टि सर्वांगीण विकास की रही है। प्रसिद्ध पत्रकार लुई फिशर ने महात्मा गांधी के बारे में लक्षित किया था कि अपने जिस समाचार पत्र के अंक में गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए संपादकीय लिखा था, उसी में नीचे उन्होंने दूसरा संपादकीय मूंगफली के उपयोग पर लिखा था। क्रिप्स प्रस्ताव अपनी जगह निश्चय ही महत्वपूर्ण थे, पर मूंगफली के उपयोग अपनी जगह कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाते हैं। समग्र और संपूर्ण मनुष्य की यह परिकल्पना भारतीय पुनर्जागरण चेतना के केंद्र में है। इसका आरंभ राजा राम मोहन राय, जो 1772 उनका जन्म है और 1833 उनकी मृत्यु है। राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व में है तो निष्पत्ति महात्मा गांधी के साथ है, जिनका जन्म 1869 है और मृत्यु 1946 है, माफ़ी चाहती हूँ 48 है। विरुद्धों का सामंजस्य, जिसे हमने भारतीय मानस की एक प्रकृति विशेषता कहा है, उसका व्यवहारिक निदर्शन इस अवधि में बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। राजा राम मोहन राय ने अपना चिंतन उपनिषदों से ग्रहण किया, पर हिंदू आराधना शैली की परंपरागत एकांतिक पद्धति को छोड़कर उन्होंने यूरोपीय चर्च का संगठन स्वीकार किया, जिसमें पूजन की सामूहिक पद्धति प्रचलित थी। ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने 1828 ईस्वी में की थी, जिसकी प्रेरणा से फिर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का जन्म हुआ था और प्रार्थना समाज के जन्म का समय है 68। हिंदी क्षेत्र में स्वामी दयानंद ने 1875 में 1875 में आर्य समाज की नींव डाली है, और ये आपको क्रम से भी लगाने आता है। प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। आर्य समाज की नींव डाली। यह सिर्फ संयोग नहीं है कि इन संस्थाओं के नामकरण के उत्तर पक्ष में समाज पर विशेष बल दिया गया है। हिंदू एकांतिक जीवन पद्धति के विरुद्ध उसे समाज के रूप में गठित करने का यह प्रयास बड़े सजग रूप से पुनर्जागरण के मनीषियों ने किया है। इन तीनों मुख्य समाजों की कई साझी विशेषताएं परिलक्षित की जा सकती है। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, आराधना की सामूहिक शैली पर बल देते हैं। हिंदू समाज के दो पिछड़े समूहों नारी और शूद्र के शेष उच्च वर्गीय पुरुषों के साथ समानता का दर्जा देते हैं। उपनिषद और गीता इनके चिंतन के केंद्र में है। संगठन का ढांचा ये ईसाई चर्च का स्वीकार करते हैं। भारतीय हिंदू विचारधारा और पाश्चात्य ईसाई संगठन का सामंजस्य यह इनके आंदोलन का मूल मंत्र है। आध्यात्म को पुनर्जागरण पहले लोक सेवा से जोड़ता है और फिर लेख सेवा को क्रमशः राष्ट्रीय भावना से। राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक की यह विचार और कर्म यात्रा, जिसे बनाने और बढ़ाने में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, श्री अरविंद जैसे कई मनीषियों का विशिष्ट योगदान रहा है। भारतीय पुनर्जागरण में विरुद्धों का सामंजस्य का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दस्तावेज स्वामी विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान,
जो 1893 ईस्वी में दिया गया था है, जहां अद्वैत के अंतर्गत पाश्चात्य विज्ञान और भारतीय धर्मशास्त्र का समाहार दिखाते हुए उन्होंने घोषित किया था। इस प्रकार अनेकेश्वरवाद, द्वैतवाद आदि से होते हुए इस अद्वैतवाद की प्राप्ति होती है। फिर से सुनिए, इस प्रकार अनेकेश्वरवाद, द्वैतवाद आदि में से होते हुए इस अद्वैतवाद की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र इससे आगे नहीं जा सकता। यही सारे विज्ञानों की चरम लक्ष्य है। पुनर्जागरण आंदोलन और हिंदी साहित्य के विकास में कलकत्ता की 2 शैक्षणिक संस्थाओं का विशिष्ट योग रहा है। बंगाल, विशेषतः तत्कालीन राजधानी कलकत्ता से पुनर्जागरण आरंभ हुआ तो इसका कारण स्पष्ट है कि यहाँ भारतीय संस्कृति का यूरोपीय संस्कृति से टकराहट आरंभ हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई, पर इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित था। यहाँ उस समय की राजधानी में इंग्लैंड से नवजात कांग्रेस अफसरों को प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इस प्रशिक्षण में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी भी शामिल थी। इसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल गिल क्राइस्ट ने अपनी समझ के हिसाब से हिंदी हिंदुस्तानी गद्य में पुस्तकें लिखवाई। जिस समय रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर, यहाँ देखिएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर मानते हैं। ब्रज भाषा का परिष्कार ठेठ हिंदी क्षेत्र में कर रहे परिष्कार ठेठ हिंदी क्षेत्र में रहकर अपने कवित्व सवैयों में कर रहे हैं। उसी समय सुदूर राजधानी कलकत्ता में हिंदी गद्य के साथ नए प्रयोग चले हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद या तत्संबंधी वृत्तांतों के रूप में कुछ पुराना ब्रजभाषा या खड़ी बोली हिंदी गद्य का रूप अभी तक मिलता था, पर व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नियोजित गद्य का सजग रूप में प्रयोग यहाँ से आरंभ होता है। राम प्रसाद निरंजनी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हुए आचार्य शुक्ल, यहाँ याद रखिएगा कि राम प्रसाद निरंजनी जी को शुक्ल जी ने प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। मानते हुए आचार्य शुक्ल अपने इतिहास के आधुनिक काल में लिखते हैं, ये पटियाला दरबार में माफी चाहती हूँ, शुक्ल जी राम प्रसाद निरंजनी जी के विषय में लिखते हैं कि ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँचकर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख लाल और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वशिष्ठ, जिसका आगे भाषा योग वशिष्ठ लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ योग वशिष्ठ इन्होंने दिया है। योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजों की प्रेरणा से चली। इस प्रसंग में यह जोड़ना होगा कि योग वशिष्ठ या कुछ आगे चलकर ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा किए गए बाइबिल के अनुवाद मूलतः धार्मिक भावना से प्रेरित है। ऐहिक उद्देश्यों के लिए गद्य का प्रयोग फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध अध्यापकों की पुस्तकों में हुआ है, जिसमें प्रमुख है 1803 ईस्वी में लिखित लल्लू लाल जी की प्रेम सागर और सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान। ये भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पर इस काल में स्वतः स्फूर्त गद्य लेखन का उदाहरण इंसा अल्लाह खान की उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी। आपको दोनों नाम याद रखना है, कभी उदय भानचरित के रचनाकार पूछा जाएगा, कभी रानी केतकी की कहानी के रचनाकार, जो 1800 के आसपास में मिलता है। बीच की अवधि में धार्मिक, पत्रकारिक और शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखा गया गद्य है। जब तक भारतेंदु के माध्यम से साहित्यिक गद्य का आविर्भाव नहीं होता। बहरहाल फोर्ट विलियम कॉलेज का जो भी योगदान है वह आधुनिक खड़ी बोली की गद्य आरंभिक रचनाओं के क्षेत्र में है। बंगीय क्षेत्र से आरंभ हुए पुनर्जागरण की व्यापक प्रक्रिया को गतिशील करने में कलकत्ता के जिस दूसरे कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका है वह है हिंदू कॉलेज। याद रखिएगा कि हिंदू कॉलेज का भी कलकत्ता में था और 1817 ईस्वी में है। इस कॉलेज के माध्यम से पहली बार भारतीय युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ, जिसने उन्हें अपनी परंपरा को फिर से देखने परखने के लिए क्रमशः बाध्य किया। ब्रिटिश शासन के युग में पराधीनता जितनी गहरी होती है
होती गई, अपनी अस्मिता का बोध उतना तीव्र हुआ। मध्यकाल में इस्लाम के आक्रमण का जैसा संबंध भक्ति काल के उदय से है, कुछ वैसा ही संबंध 19वीं सदी में अंग्रेजी प्रभुत्व से भारतीय राष्ट्रीयता का है। पर भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन मानना या पुनर्जागरण को अंग्रेजी की कुछ वैसा ही होगा जैसे मानवीय संस्कृति के उत्कर्ष के लिए शैतान को जिम्मेदार ठहराना, क्योंकि इस तर्क प्रणाली से तो सिद्ध होगा कि ना शैतान आदम हव्वा को सृष्टि के आरंभ में बरगलाता, न वे ज्ञान फल चखते और न स्वर्ग के उद्यान से नीचे गिरा दिए जाते। और तब फिर मानवीय सृष्टि देव सृष्टि के संरक्षण से अलग ही क्यों होती। मध्यकाल में भी दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आईं, आधुनिक काल में भी, पर मध्यकाल में पुनर्जागरण नहीं हुआ जबकि आधुनिक काल में हुआ। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, जो उन्होंने बताया था कि मध्यकाल में सैनिकों का टकराव हुआ, संस्कृतियों का टकराव नहीं हुआ। दोनों आपस में टकरा नहीं रहे थे। मुस्लिम अपना इस्लाम जो है अपना इस्लामी धर्म मान रहे थे और हिंदू अपना, माफ़ी चाहती हूँ, हिंदू धर्म मान रहे थे। या फिर दोहराया जा सकता है कि मध्यकाल में जिन संस्कृतियों का संपर्क हुआ वे अपनी मूल प्रकृति में एक दूसरे के सदृश थी, इसलिए सैनिक टकराहट का विकराल रूप इस काल में देखने को मिलता है, पर सांस्कृतिक टकराहट का रचनात्मक रूप नहीं। आधुनिक काल में भारत भूमि पर संपर्कित होने वाली दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के विसदृश थी। यूरोपीय संस्कृति नई वैज्ञानिक सभ्यता और चिंतन धारा पर आधारित थी, जबकि पारंपरिक भारतीय संस्कृति धर्म और आध्यात्म प्रधान थी। इस टकराहट से विशिष्ट सांस्कृतिक ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसे हम भारतीय पुनर्जागरण का नाम देते हैं। इस टकराहट का प्रभाव दूसरे पक्ष पर भी पड़ा है, जिसे इस रूप में विचारकों ने अभी कम पहचाना है। 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में रवि ठाकुर की अंग्रेजी गीतांजलि की भूमिका, लेखक येट्स, मुख्य रचनाकाल 19वीं से 20वीं सदी के संधि वर्ष में की काव्य कृतियों में भारतीय साधना के तत्व, इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रचना एलियट के द वेस्टलैंड जो 1922 की रचना है, पर उपनिषदों के चिंतन का प्रभाव तथा कुछ बाद की लोकप्रिय कथा कृति सॉमसेट मॉम के उपन्यास द रेजर्स एज जो 1944 में भारतीय दर्शन और संदर्भों की बुनावट पर भली भांति प्रदर्शित करती है कि संस्कृतियों की इस टकराहट में अंग्रेजी साहित्य और चिंतन परंपरा ने भी अपने को समृद्ध बनाया है। आज की कक्षा का वाचन इतना ही। छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगी बहुत अधिक, क्योंकि भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है इसकी, तो बहुत लंबी वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।